बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी थी, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि 3 बड़ी धांसू किस्म की खबरें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करने के हवाले से जितनी डेडलाइन दी गई थी वो दफन हो गई, वो ख़त्म हो गई। अब नई जो डेडलाइन या नई जो साजिशी डेडलाइन तराश ली गई है, बना ली गई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगस्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा। इसकी डिटेल बताएंगे। दूसरी नाज़रीन, जो एक कल साजिश बेनकाब हुई थी कि किस तरह से रियासती पैसे से पलने वाले, रियासत से तनख्वाह लेकर माफिया के लिए मुखबरी करने वाले एक सरकारी मुलाजिम का कल जो है वो इंकिशाफ हुआ था, उसका नाम सामने आया था। उस हवाले से एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि उस मुखबर के सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है। वो वाबस्तगी कब से है, किस तरह से ये वाबस्तगी हुई, किस सियासी जमात के साथ है, कितना गहरा ताल्लुक़ है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, एक नई डेवलपमेंट इसमें यह भी सामने आई है कि ये जो मुखबर सामने आया था, इसकी जानिब से भी एक ख़त DGFIA वाजिद ज़िया को लिखा गया है। इस ख़त में वो क्या कहते हैं, वो तफसीलात भी शेयर करेंगे। तीसरी जो ख़बर है नाज़रीन, वो बड़ी दिलचस्प है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की जो वबा है, इस चैलेंज का सामना है पूरी दुनिया को, और कोशिश इसी में लगी हुई है। पूरी दुनिया की जो तवज्जो इस जानिब है कि किसी न किसी तरह से जल्द हम इस वबा का जो वैक्सीन है वो तैयार कर लें। लेकिन पाकिस्तान में डेवलपमेंट ये सामने आई है कि कोरोना वायरस की रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में निकल आई हैं। ये कैसी रिश्तेदारियाँ हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो खबर है कि अगस्त में उनको चलता किया जाएगा, उन्हें घर भेज दिया जाएगा, ये आपके साथ शेयर करते हैं। आखिरी जो डेडलाइन वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से आई थी, वो ये बताया गया था कि एक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, और बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो खुद नोटिस लिया गया है कोरोना वायरस के मामले पर, और वज़ीर आज़म इमरान खान के मामलीन ख़ुसूसी और मशीरों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, ये बड़ी अलार्मिंग है, ये बड़ी ख़तरनाक है। और किस्म का तासुर ये दिया गया कि ये जो अदालती कार्रवाई होगी कोरोना वायरस खुद नोटिस केस में मोमिनीन और मशीरों के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है, यही कार्रवाई, इस अदालती कार्रवाई के ज़रिए हुकूमत का बोरिया बिस्तर जो है वो लपेट दिया जाएगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने वज़ीरों मशीरों के साथ, मोमिनीन ख़ुसूसी के साथ जो है वो घर उन्हें भेज दिया जाएगा या उन्हें घर चलता किया जाएगा। सबसे जो अहम डेवलपमेंट है, आपको थोड़ा सा पस मंज़र भी बताना ज़रूरी होगा। ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी वज़ीरों मशीरों के हवाले से, क्योंकि जो ख़बर चली थी उसमें उनकी तनख्वाहें, मराद, सरकारी घर, माली और जितनी भी उन्हें सहूलियात या मराद दी जाती हैं, उनका तज़किरा किया गया। उस एप्लीकेशन में डेवलपमेंट ये हुई है कि रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। एतराज़ ये लगाया गया है कि जो दरख्वास्त गुज़ार है, जिसने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, एक तो उसका हक़ दावा नहीं बनता, दूसरा उसने ये नहीं बताया उस दरख्वास्त गुज़ार ने कि ये मोमिनीन ख़ुसूसी और मशीरों की जो तकर्री है, इसका बुनियादी हकूक़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, पटिशनर के बुनियादी हकूक़ से क्या ताल्लुक़ है, मफ़ाद आमा का ये मुकदमा किस तरह से है, अवामी दिलचस्पी का ये मुकदमा किस तरह से बनता है, हक़ दावा किस तरह से बनता है। और ये भी कहा गया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट दरख्वास्त दायर कर दी, इससे पहले आपने मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू क्यों नहीं किया। ये तमाम एतराज़ लगाकर ये दरख्वास्त वापस कर दी गई है। तो इस तरह से आधी जो डेडलाइन थी कि कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान घर चले जाएंगे, तो आधा मामला तो यहीं पर ख़त्म हो गया उस खबर के साथ ही। दूसरी जो कहा गया था कि कोरोना खुद नोटिस केस के ज़रिए भी बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार का, तो आखिरी जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की, उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। उससे वाज़ेह ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मामले को इस हद तक देख रही है कि लोगों की जो बुनियादी हकूक़ हैं, और बुनियादी हकूक़ कौन से हैं, लाइफ और लिबर्टी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अदालती कार्रवाई की जा रही है। और अदालत ने वाज़ेह किया कि हम ये चाहते हैं कि इस वबा से निपटने के हवाले से, अवाम को महफूज करने के हवाले से जो भी कोशिशें की जाएँ वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर, वो उनमें यकसानियत नज़र आनी चाहिए, वो मुतरका तौर पर कोशिशें दिखाई देनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो इस वबा से निपटा जाए। तो बज़ाहिर इससे ज़्यादा अदालत की तशवीश जो है वो इस कार्रवाई में नज़र नहीं आती कि इस कार्रवाई के ज़रिए अदालत कुछ ऐसा करने के लिए जा रही है जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचेगा या कोई ख़तरा हो सकता है। लेकिन अब ये नया जवाब तराशा गया है कि पहले की जितनी अल्टीमेटम थे, डेडलाइन थी, वो ख़त्म हो गई, वो दफन हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को साइडलाइन कर दिया गया है, बजट तक का वक्त दे दिया गया, वो अपनी जगह पे ख़त्म हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि अगस्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को लपेट दिया जाएगा। और उसकी जस्टिफिकेशन ये पेश की जा रही है कि चूँकि अब ये वबा अभी ख़त्म नहीं हो पा रही, अभी ये चलेगी चंद महीनों तक, मई और जून भी इसमें आ सकता है,
تو اس وقت تک بجٹ بھی بن جائے گا، اس لیے بجٹ والی ڈیڈ لائن بھی اس میں پورا نہیں اترتی۔ اور یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے ابھی پچھلے دنوں جو فرنٹ لائن سے لیڈ کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں جو فیصلے کیے ہیں، اساس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو جو 12,000 روپے دیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی عوام کی ہمدردیاں اس وقت حکومت کے ساتھ ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فوری طور پر حکومت کو ختم کرنے کی اگر کوئی بھی موو چلائی جاتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو چند مہینے گزرنے کے بعد جب یہ کرونا وائرس سے پاکستان کو نجات حاصل ہو جائے گی اور لوگ بھول جائیں گے کہ کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، تو پھر یہ موقع ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے نئی ٹائم لائن، نیا فریم جو بنایا گیا ہے وہ اگست کا بنایا کہ وہاں اگست تک چل کر یہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کا۔ تو ایک نئی ڈیڈ لائنیں دیکھیں، جتنی پہلی ڈیڈ لائن ہے وہ تو جیسے میں نے بتایا کہ دفن ہو چکی ہیں یا ختم ہو چکی ہیں، اپنی موت آپ مر چکی ہیں۔ نئی ڈیڈ لائن کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ دوسری عام خبر تھی کل جو ایک سازش بے نقاب ہوئی کہ کس طرح سے ریاست کا ملازم جسے ریاست پیڈ کر رہی تھی، ریاست تنخواہ دے رہی تھی کہ آپ نے ریاست کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن وہ مافیاز کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ آٹا چینی بحران کے حوالے سے جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو حکومتی ایک وزیر ہیں انہیں فیڈ بتا رہے تھے کہ کمیشن کیا کر رہا ہے فرانزک اینالائز کے حوالے سے، اور جو نجی شخصیت کا نام لیا گیا، نام تو نہیں بتایا گیا لیکن اشارہ ظاہر سی بات ہے جہانگیر ترین کی طرف تھا کہ انہیں بھی بتایا جا رہا تھا، اور وہاں سے معلومات لے کر ان دونوں وزیر کی اور نجی شخصیت سے کمیشن کو بتائی جا رہی تھی، اور اعداد و شمار میں کچھ وقت جو ہے وہ فرق آ رہا تھا۔ لیکن اب یہ چیز ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ یہ جو مخبر سامنے آیا ہے اس کا سیاسی جماعت کے ساتھ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ بڑا پرانا اور درینہ تعلق ہے۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ پر MNA رہ چکے ہیں، اور ان کے جو چچا ہیں، مطلب اسی مخبر کے جو چچا ہیں اور ان کے والد صاحب کے جو بھائی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ کے اوپر ہی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ اعجاز باجوہ صاحب کا نام آیا تھا، جو مخبر ہیں، FIA سے ان کا تعلق ہے، فرانزک اینالائز کرنے والی جو کمیٹی تھی، جو کمیشن ہے اس کا وہ حصہ تھے، اور جو ان کے والد صاحب کا نام ہے وہ مصطفیٰ باجوہ ہے اور چچا کا نام طارق باجوہ ہے۔ یہ نام سامنے آئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی جب حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت ان کی تقرری FIA میں کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو خورشید شاہ کے خلاف جو تحقیقات کرنے کے لیے جو GIT بنائی گئی تھی اس میں بھی انہیں شامل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اعجاز باجوہ صاحب نے اس کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے، اس GIT کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ سامنے نہیں آئی، لیکن آج ایک آدھ اخبار میں بھی یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ ان کی سیاسی وابستگی پیپل پارٹی کے ساتھ رہ چکی ہے۔ لیکن کل یہ سازش بے نقاب ہونے کے بعد جو اعجاز باجوہ صاحب ہیں، جن کا نام آیا ہے کہ انہوں نے یہ معلومات ایک نجی شخصیت کو دیں، ایک وزیر کو دیں، انہوں نے ایک خط DG FIA کو لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انہیں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ من گھڑت الزامات ان پر لگائے گئے ہیں، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اصل صورتحال کیا ہے اس سے بھی DG FIA کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو چینی ایکسپورٹ کی گئی تھی اس حوالے سے SCCP سے اور FBR سے معلومات مانگی گئی تھی، لیکن وہ معلومات دونوں اداروں کی جانب سے تاحال فراہم نہیں کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو الزام مجھ پہ لگایا گیا ہے یہ من گھڑت ہے۔ بہرحال شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابھی ایلیگیشنز ہیں، جب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی مخبری کی گئی اور یہ معلومات لیک کی گئی ہیں تو پھر اس افسر کے خلاف، اعجاز باجوہ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو معلومات لیک ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی انکوائری ایک بٹھا دی گئی ہے۔ خدا بخش ہیں SP صاحب ہیں پولیس کے، مجھے نام ان کا بھول گیا، خدا بخش کر کے انہی کا نام ہے پولیس میں، اور زینب قتل کیس کی وہ انکوائری، یہ تحقیقات کرنے والی جو کمیٹی تھی اس کے بھی وہ سربراہ تھے، انہیں یہ انکوائری سونپ دی گئی ہے کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور دیکھیں کہ کیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ اعجاز باجوہ صاحب نے کمیشن کا رکن ہوتے ہوئے کس طرح سے معلومات لیک کیں، یا مافیاز کی جو معلومات تھیں، ان کے جو فیڈ تھا، ان کی جانب سے جو چیزیں ملتی تھیں انہیں انڈکٹ کرانے کی کوشش کی فرانزک اینالائز میں۔ تیسری جو ناظرین ہماری خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ پوری دنیا جیسے میں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹ رہی ہے، ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد اپنے ملک کی عوام کو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک ویکسین جو ہے وہ جلد سے جلد تیار کر لی جائے تاکہ اس وبا سے میڈیکل طور پر جو ہے وہ نپٹا جا سکے۔ ابھی تو احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، ویکسین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نہیں ہے، تو کوشش یہی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کرونا وائرس کے جو وبا ہے اس کے رشتہ دار جو ہے وہ نکل آئے ہیں، اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کل سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بیان دیا کہ پارلیمنٹ کا حکومت اجلاس کیوں نہیں بلا رہی، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے تو ہم قومی اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر گارنٹی دیتا ہوں کہ حکومت پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے، سینٹ کا اجلاس بلائے، اور سوشل ڈسٹینسنگ اس میں اڈاپٹ کی جائے، جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھا جائے،
उन पर अमल दरामद किया जाए तो किसी को कोरोना वायरस नहीं होगा, ये गारंटी दी गई है शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। ये बड़ी एक दिलचस्प बयान था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का। अगर हम इसे क्रिटिकली देखें कि अगर वाकई ही वो इतनी गारंटी दे रहे हैं तो ये गारंटी वो अपने जिस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नवाज़ का, उनके जो सदर हैं शहबाज शरीफ को वो गारंटी ये क्यों नहीं देते, जिन्हें बार बार नैब की जानिब से बुलाया जा रहा है कि आप आएँ, आमदन से ज़ायद जो आपके असासे हैं इस हवाले से आप आकर जो क्यूरी है नैब की, जो सवालात हैं उनके आकर जवाब दें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं क्योंकि वो कोरोना के मर्ज़ से सर्वाइवर एक पेशेंट हैं, कोरोना कैंसर के साबिक पेशेंट रह चुके हैं, सर्वाइवर हैं कैंसर के मर्ज़ के, तो उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना मजबूत नहीं है। और अगर वो घर से निकलते हैं, नैब में जाकर पेश होते हैं तो इस बात का ख़तरा है कि वो कहीं कोरोना वायरस के मर्ज़ का शिकार ना हो जाएं। तो अगर उनके जो सदर हैं पार्टी के, उन्हें यह ख़तरा लाहक है और एक इदारा उन्हें बुला रहा है आमदन से ज़ायद असासों पर बाज़पुर्स करने के लिए, पूछ-गिछ करने के लिए, तो बजाय इसके कि वो तमाम पार्लियामेंटेरियन को की गारंटी लें कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा अगर कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास बुलाया जाता है, तो ये गारंटी वो अपने जो सदर हैं जमात के मुस्लिम लीग नवाज़ के, शहबाज शरीफ ख़ानदान के से उनका ताल्लुक़ है, नवाज़ शरीफ के छोटे भाई हैं, तो ये गारंटी सबसे पहले उन्हें देनी चाहिए कि शहबाज शरीफ उनकी गारंटी पर जाएं, नैब में जाकर जो उनके सवालात हैं उनके जवाब दें, बताएं कि ये जो असासे बनाए हैं इनकी मनी ट्रेल कहाँ पे है, इनके एविडेंस कहाँ पे है, इनके सोर्स ऑफ इनकम कौन से हैं, किस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, ये असासे किस तरह से बनाए गए, ये गारंटी उन्हें अपने सदर को भी देनी चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करने के लिए जा रहे थे कि बड़ी दिलचस्प बात कर दी शाहिद खाकान अब्बासी ने कि वो पार्लियामेंटेरियन की तो गारंटी ले रहे हैं, जिस तरह से LNG प्रोजेक्ट की उन्होंने गारंटी ली थी कि इसमें अगर कोई चीज़ निकलती है, कोई करप्शन, कोई बेज़ाब्तगी, उसके ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार होंगे, बल्कि ज़िम्मेवार उन्होंने कहा था। तो इस किस्म की गारंटी वो अपने साबिक सदर, अपने मौजूदा सदर के हवाले से भी लें और शहबाज शरीफ को भी कहें आप जाएँ और जाकर पेश हों नैब के सामने, वो कोरोना वायरस के मर्ज़ का शिकार नहीं होंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक आपसे राय तलब करनी थी, एक आपसे बात पूछनी थी। आप मुझे गाइड करें कि मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा, स्टडी भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से एक मुखबिर सामने आया है कि रियासती पैसों के ऊपर उन्हें जो है वो पेड किया जा रहा है, रियासत के मुलाजिम हैं और मुबीना तौर पर माफियाज़ के जो माली मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस किस्म की और भी डेवलपमेंट पनामा के मुकदमे भी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट JIT बनाने जा रही थी। SCCP और स्टेट बैंक की जानिब से जो नाम अदालत ने मांगे थे वो फराहम नहीं किए जा रहे थे। उसमें क्या ऐसी चीज़ें थीं, रियासत के मुलाजमत किसकी खिदमत कर रहे थे। और इसके अलावा ये जो हुदैबिया पेपर मिल का मुकदमा, इस हवाले से भी लोग सवाल करते हैं, ये किस तरह से काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में लगा, कितने मराहिल तय किए, किस किस जज ने सुनने से इनकार किया, इनसाइड क्या न्यूज़ थी। ये मेरे पास बहुत सारी मालूमात हैं, अगर आप मुझे कहेंगे और आप दिलचस्पी का इजहार करेंगे तो ये भी आपके साथ स्टोरीज़ जो है वो शेयर की जा सकती हैं। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन इस वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।